अपने बचपन के मित्र विनोद के यहाँ से लौटते हुए मेरे पति बार बार एक ही प्रश्न किए जा रहे थे। अरे देखो ना, हमारा बेटा राहुल की शक्ल सूरत व्यवहार सब कुछ विनोद से कितना मिलता जुलता है, लगता है जैसे उसका डुप्लीकेट हो। बस नाक तुम्हारी तरह है, मेरा तो जैसे उसे कुछ मिला ही नहीं। मिला क्यों नहीं है, बुद्धि तुम्हारी तरह ही है, तुम्हारी ही तरह ज़हीन है। हाँ, वह तो है, पर फिर भी शक्ल सूरत और आदतें कुछ तो मिलनी चाहिए थी। शक्ल सूरत और आदतें तो इंसान के अपने अपने परिवेश के अनुसार बनती है, और हो सकता है उसके घर में आने के बाद से ही मैंने उसे विनोद भाई साहब को देने का मन बना लिया था। इसी कारण उन जैसी शक्ल सूरत हो गई हो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। पर यार, तुम बहुत महान हो, खुशी खुशी अपना बच्चा विनोद की झोली में डाल दिया। क्या करूँ, मुझसे उन लोगों की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। विनोद भाई साहब और गीता भाभी को हम लोगों ने कोई गैर नहीं समझा। आपके विदेश रहने के दौरान हमारे पिताजी और हमारे बच्चों का कितना ध्यान रखा। हाँ, यह बात तो है, विनोद और भाभी जी के साथ कभी परायापन का बोध नहीं हुआ। फिर भी एक माँ के लिए अपनी संतान किसी और को दे देना बड़ी जीवट का काम है। मेरा तो आज भी मन कर रहा था कि उसे अपने साथ लेते चलूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखा नहीं कैसे विनोद भाई साहब और गीता भाभी की पूरी दुनिया उसी के इर्द-गिर्द समट कर रह गई है। सच कह रही हो। और राहुल भी उन्हीं को अपने माता-पिता समझता है, अपने असली माता-पिता के बारे में जानता भी नहीं। शुक्र है मेरे पति को किसी प्रकार का शक नहीं हुआ, वरना मैं तो डर ही गई थी कि कहीं यह राज उन उन पर उजागर न हो जाए कि राहुल के पिता वास्तव में विनोद ही हैं। आज 15 वर्ष के वैवाहिक जीवन में यही एक ऐसा राज है जिसे मैंने अपने पति से छिपा कर रखा है, और शायद अंतिम भी। इस रहस्य को हम परिस्थितिवश हुई गलती की संज्ञा तो दे सकते हैं, पर अपराध कतई नहीं। फिर भी जानती हूँ, इस रहस्य से पर्दा उठने पर 2 परिवार तबाह हो जाएंगे, इसलिए इस रहस्य को सीने में दबाए रखे हूँ। विनोद इनके बचपन के मित्र हैं। विनोद जहाँ दुबले-पतले, शांत और कुछ-कुछ पढ़ने में कमज़ोर थे, वहीं मेरे पति गुस्सैल, कदकाठी के अच्छे और ज़हीन थे। घर का परिवेश भी दोनों का नितांत भिन्न था। विनोद एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे और मेरे पति उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से। इतनी भिन्नताएँ होते हुए भी दोनों की दोस्ती मिसाल देने लायक थी। विनोद को कोई भूल से भी कुछ कह देता तो उसकी खैर नहीं होती। वहीं मेरे पति सुधीर की कही हुई हर बात विनोद के लिए ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होती। धीरे-धीरे समय बीता और मेरे पति का अधिकारी में चयन हो गया, और विनोद ने अपना छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू किया, जिसमें हमारे ससुर ने भी आर्थिक सहयोग दिया। मेरी सास की मृत्यु मेरे पति के पड़ते समय ही हो गई थी। उस समय विनोद की माँ ने ही मेरे पति को माँ का प्यार दिया, और ससुर भी कभी विनोद को अपने परिवार से अलग नहीं समझते थे और कहते थे कि कुदरत ने उन्हें 2 बेटे दिए हैं, एक सुधीर और दूसरा विनोद। संयोग देखो कि दोनों के विवाह के बाद जब मैं और गीता आई, तो भी उन दोनों के परिवार में किसी प्रकार का भी अलगाव न आया। मेरी और गीता की अच्छी बनती थी। हालाँकि जब भी लोग हम चारों की मित्रता को देखते तो कहते कि यह मैत्री भी शायद कुदरत का चमत्कार है, जहाँ 2 भिन्न परिवेश और भिन्न सोच वाले व्यक्ति अभिन्न हो गए थे। मुझे पति के तबादले के कारण कई शहरों में रहना पड़ा। ऐसे में ससुर अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपना शहर छोड़कर यूँ शहर-शहर भटकना गँवारा न था। ऐसे में विनोद और उनकी पत्नी ही उनका पूरा ख़्याल रखते, बेटे-बहू की कमी महसूस न होने देते। समय बीतता रहा। जहाँ मैं 2 बच्चों की माँ बन गई, वहीं विनोद की पत्नी को कई बार गर्भ तो ठहरा, पर गर्भपात हो गया। डॉक्टर का कहना था कि उनकी पत्नी की कोख में कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि वह गर्भ पनपने ही नहीं देती। हर बार गर्भपात के बाद दोनों पति-पत्नी बहुत मायूस हो जाते। विनोद की पत्नी गीता का तो और भी बुरा हाल हो जाता। एक तो गर्भपात की कमज़ोरी और दूसरा मानसिक अवसाद। दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि अब खुद के बच्चे के बारे में भूल जाए, या तो कोई बच्चा गोद ले ले या किराए की कोख का प्रबंध कर ले, वरना पत्नी के जीवन पर संकट आ सकता है। पर उन पति-पत्नी को डॉक्टर की बात रास नहीं आई। विनोद मुझसे कहते, भाभी, अब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अगर कुछ कमी है तो क्या वह दवा से दूर हो सकती है? इस शहर के सब डॉक्टर पागल हैं, मैं देश के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, देखिएगा। हमारे घर भी अपने बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। और सच में उन्होंने देश के सबसे मशहूर डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने आशा बंधाई कि टाइम लगेगा, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मेरे पति को 3 सालों के लिए विदेश जाना पड़ा। मैं नहीं जा सकी, बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे और ससुर भी अस्वस्थ रहने लगे थे। अब उन्हें केवल विनोद के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिर हम पति-पत्नी का भी तो कोई उत्तरदायित्व था। सुधीर के विदेश प्रवास के दौरान ही
ससुर जी की मृत्यु हो गई। किसी प्रकार कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सुधीर आए, फिर चले गए। इधर विनोद की पत्नी को पुनः गर्भ ठहरा। अब की बार हर प्रकार की सावधानी बरती गई। विनोद अपनी पत्नी को जमीन पर पांव भी नहीं धरने देते। वैसे डॉक्टर ने भी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कह रखा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने को भी मना कर दिया था ताकि उसकी रेज से भी गर्भ को नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे गर्भ पूरे समय का हो गया। विनोद, उनकी पत्नी और उनकी माँ का चेहरा बच्चे के आने की खुशी से पुलकित रहने लगा। खुशी मुझे भी कम न थी। नियत समय में गीता को प्रसव वेदना शुरू हो गई। लगता था सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों को माँ के पास छोड़कर विनोद के परिवार के साथ थी। आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में मैं उनका साथ न देती तो कौन देता। पर एक हफ्ते तक प्रसव वेदना का कोई परिणाम न निकला। डॉक्टर भी सामान्य डिलीवरी की प्रतीक्षा करते करते थक गई थी। अंत में उन्होंने ऑपरेशन का फैसला लिया और ऑपरेशन से बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन जन्म लेते ही उसने आधे घंटे में ही इस दुनिया से चल दिया। विनोद की पत्नी बेहोश थी। विनोद जब बच्चे को दफन कर लौटे तो इतने थके हारे बेबस लग रहे थे कि पूछो मत। विनोद की माँ ने मुझसे कहा, मीना तुम विनोद को लेकर घर जाओ, बहुत परेशान है वह, थोड़ा आराम करेगा तो इस परेशानी से निकलेगा। मैं हॉस्पिटल में रुकती हूँ। मैंने विरोध भी किया, आंटी आप और विनोद भाई साहब चले जाए, मैं यहाँ रुकती हूँ। मगर विनोद एकदम से उठकर खड़े हो गए और बोले, चलिए भाभी चलते हैं। मैं और विनोद कमरे में आ गए। कमरे में आकर मैंने विनोद के ऊपर सांत्वना भरा हाथ भर रखा था कि उनका इतनी देर का रोका सब्र का बांध टूट गया। वे मेरी गोद में सिर रखकर फवक फवक कर रोने लगे। मैं क्या करूँ भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता जब होश में आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। इससे अच्छा होता वह गर्भ में आया ही न होता। गीता क्या यह सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं कहीं चला जाऊंगा, भाभी आप ही उसे संभालिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में उन्हें सांत्वना दूं। केवल उनके बाल सहलाती रही। हम दोनों को ही उस मुद्रा में झपकी सी आ गई और उस दौरान कब प्रकृति और पुरुष का मिलन हो गया हम दोनों ही समझ न पाए। विनोद अपराध बोध से भर उठे थे। अपराध बोध मुझे भी कम न था, क्योंकि जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ था उसे न तो बलात्कार की संज्ञा दी जा सकती थी और न ही बेवफाई की। हम दोनों ही समान रूप से अपराधी थे, परिस्थितियों के षड्यंत्र का शिकार। विनोद अपनी पत्नी को लेकर दूर कहीं चले गए थे। सुधीर को कुछ दिन बाद ही विदेश से लौटना था और हम लोगों को लेकर वापस जाना था, क्योंकि सुधीर को वहाँ पर काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। मुझे देश और इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर विदेश जाना स्वीकार न था, पर सुधीर पर तो पैसे और विदेश का भूत सवार था। सुधीर आए तभी मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यह बच्चा विनोद का है। सुधीर को पता चला तो वे आश्चर्य में पड़ गए। बोले, इतनी सावधानियों के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा, अब हो गया है तो क्या करे। सुधीर बोले, अबॉर्शन करवा लो। अभी नए देश में खुद को और बच्चों को एडजस्ट करने में समय लगेगा। यह सब झमेला कैसे चल पाएगा। मैंने कहा, मैं एक बात सोचती हूँ, गीता भाभी बहुत दुखी है, डिप्रेशन में आ गई हैं। शायद अब उनका दूसरा बच्चा हो भी ना, तो क्यों ना हम इस बच्चे को उन लोगों को दे दे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। अपना बच्चा कोई कैसे दूसरे को दे सकता है। क्यों, वे लोग कोई गैर तो नहीं है। फिर तुम अबॉर्शन कराने की बात कर रहे थे। कम से कम जीवित तो रहेगा और उन लोगों के जीवन में खुशियां भर देगा। वह तो ठीक है, सुधीर ने हथियार डालते हुए कहा, पर क्या विनोद और भाभी इसके लिए मान जाएंगे। चलिए बात करके देखते हैं। जब हम लोगों ने विनोद भाई साहब और गीता भाभी से इस संबंध में बात की तो वे विश्वास न कर सके। विनोद बोले, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, आप अपना बच्चा हमें दे देंगे। मैंने कहा, हमारा और आपका बच्चा अलग थोड़े ही है। मेरी इस बात पर विनोद ने चौंक कर मेरी आंखों में देखा। मैंने भी उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बात जारी रखी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे पूरा प्यार देंगे। बच्चे की कल्पना मात्र से विनोद की पत्नी की आंखों में चमक आ गई। बोली, सच भाभी, क्या आप ऐसा कर पाएंगी। क्यों नहीं, आप कोई गैर थोड़ी ही है। आपसी सहमति बनी कि मैं अभी सुधीर के साथ नहीं जाऊंगी। बच्चे को जन्म देने पर उसे गीता को सौंप विदेश जाऊंगी। मैंने ऐसा किया भी। हॉस्पिटल से निकलते ही बच्चे को गीता की गोद में डाल दिया और सुधीर के पास बच्चों के साथ विदेश चली गई। तब से कई बार भारत आना हुआ, पर मायके से ही होकर
लौट गई, डरती थी कहीं मेरा मातृत्व न जाग जाए। कभी-कभी इस बात पर क्षोभ भी होता कि मैंने बेकार ही अपने बच्चे को पराई गोद में डाल दिया। फिर लगता शायद मैंने ठीक ही किया, नहीं तो उसे देखकर एक अपराध भाव मन में हमेशा बना रहता। सुधीर सारे तथ्यों से अनजान थे, तभी तो उनका प्रीतत्व जब तब अपने बच्चे से मिलने को बेचैन हो उठता। उन्हीं की जिद थी कि अब की बार विनोद के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना। राहुल से मिलकर सुधीर की प्रतिक्रिया से मुझे तो डर ही लग गया था कि कहीं इस रहस्य से पर्दा न उठ जाए और दो परिवारों की सुख शांति भंग हो जाए। मगर सुधीर के मुझ पर और विनोद पर अटूट विश्वास ने उनकी सोच की दिशा इस ओर नहीं मोड़ी, वरना मैं फंस जाती, क्योंकि आज तक न तो मैंने कभी उनसे झूठ बोला है और न ही कोई बात छिपाई है। विश्वासघात तो दूर की बात है, और इतना तो मैं आज भी मन से कह सकती हूँ कि मैंने और विनोद ने ना तो कोई विश्वासघात किया है और ना ही कोई बेवफाई। गलती ज़रूर हुई है, पर हाँ, यह बात छिपाने को भी बस ज़रूर हूँ, क्योंकि इस गलती का पता लगने पर दो परिवार व्यर्थ में विघटन की कगार पर पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं इस विषय पर एकदम चुप हूँ।